जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका पांडे। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल में एसीएफ से रिलेटेड क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो साइट में जाके कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के साइट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे या जो भी क्लासेस होगा वो बाइलिंगुअल होगा, तो चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उनको पैनिक होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाएगा प्रॉपर। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट्री का लेक्चर 2, जिसमें हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी डेट हैं या डाटा हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सारे टर्मिनोलॉजीज़ को बताऊंगी कि जब मैं आपको फॉरेस्ट्री पढ़ाऊं तो कुछ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वानिकी से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको टर्म मिलेंगे जो फॉरेस्ट के लैंग्वेज में रहेगा, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट का साइंस पढ़ रहे हैं, तो कॉमन टर्म में तो वो होगा नहीं, है ना। तो हम उसके लिए एक एप्रोप्रिएट या एक अलग सा टर्म यूज़ करेंगे जिसको मैं आपको बताऊंगी अभी। सबसे पहले आप लोगों के टॉपिक में, आप लोगों के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जिसको वन संवर्धन कहा जाता है। इसको वन संवर्धन कहा जाता है। ये आपके सिलेबस का, फॉरेस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज हम अभी इसके बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे कि होता क्या है ना। सबसे पहले उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि एक्चुअली में सिल्वीकल्चर कॉमनली होता क्या है। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उस वीडियो में उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा कि सिल्वीकल्चर होता क्या है, सिल्वीकल्चर के सिस्टम क्या होते हैं, वन संवर्धन के कुछ सिस्टम्स होते हैं कि कैसे वन संवर्धन किया जाता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ देखेंगे कि सिल्वीकल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिल्वी मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या वन, ठीक है। सिल्वी मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट या वन। कल्चर का मीनिंग क्या होता है? उगाना, ग्रोथ, ठीक है, या उसकी खेती, ठीक है। सिल्वी का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, वन। कल्चर का मीनिंग क्या होता है? उगाना, ग्रोथ, खेती, जो भी आप हिंदी टर्म में अपना एप्रोप्रिएट समझे। तो हम सिल्वी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिल्वी मतलब फॉरेस्ट, वन, और कल्चर का मतलब खेती करना। तो सिंपल मीनिंग में हम क्या समझ रहे हैं सिल्वी कल्चर का? तो सिंपल मीनिंग में सिल्वी कल्चर का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट, है ना, वन, और इसका खेती मतलब वनों की खेती, ठीक है, वनों की खेती। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि पूरे भूभाग का, पूरी दुनिया के भूभाग का करीब 33% भाग, है ना, करीब 33% भाग किससे ढका होना चाहिए? तो हमारे पूरे भूभाग का करीब 33% भाग वनों से घिरा रहना चाहिए। क्यों घिरा रहना चाहिए भाई? तो इसलिए घिरा रहना चाहिए कि हमको जैसे कि पता है कि वन या वृक्ष हमारे जीवन यापन के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर 33%, पूरे दुनिया का भूभाग का 33% अगर वनों से घिरा रहेगा तो क्या होगा? पूरे दुनिया का वातावरण कैसा रहेगा? शुद्ध होगा, शुद्ध रहेगा। प्रदूषण होगा भी तो ये वृक्ष क्या करेंगे? प्रदूषण को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा वर्षा, है ना, कहा जाता है कि जो वर्षा होता है वो भी किसके कारण होता है? वृक्षों के कारण। तो जितना ज़्यादा वृक्ष रहेंगे उतना ज़्यादा वर्षा होगा, वर्षा होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए वन का संवर्धन या सिल्वीकल्चर अति आवश्यक है, ठीक है। तो अपन सिल्वी के बारे में क्या जाने? सिल्वी मतलब सिंपल मतलब होता है वन, किसी भी प्रकार का वन हो सकता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि बहुत तरीके के वृक्ष आते हैं, है ना। जंगल, जब कभी भी आप जंगल में घूमने जाते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई जाता होगा, तो देखे होंगे कि बहुत तरीके के आपको वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं। कुछ वृक्ष गोलाकार में रहेगा, कुछ वृक्ष
बेलनाकार में रहेगा, कुछ वृक्ष क्या रहेगा ट्रायंगुलर शेप में रहेगा जिसको कोनिफर बोला जाता है, अभी आगे बताऊंगी। तो वो सारी चीज़ें क्या है वृक्ष। तो यहाँ पे सिल्वीकल्चर का सिर्फ यही मतलब होता है वन संवर्धन का कि वनों की खेती, कैसे वृक्ष रहेंगे, कैसे वन हम लगा सकते हैं, किस तरीके से हम वन को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका संवर्धन कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ठीक है। या और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि कैसे हम उसको इस तरीके से, कटाई तो ज़रूरी है भाई, वृक्ष है ना, जंगल है, जंगल में पेड़ों की कटाई भी होती है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो उस पेड़ों की कटाई किस प्रक्रिया में करें कि उस 33% का जो लेवल है उसको नुकसान भी ना हो, वनों में वृक्षों की संख्या कम ना हो, है ना, वनों में वृक्ष की संख्या कम ना हो, और क्या हो उधर का जो वन से रिलेटेड जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्र है, उसका वातावरण कैसा हो, शुद्ध रहे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हम क्या देखते हैं सिल्वीकल्चर में। हर आप साइंस से रिलेटेड चाहे किसी भी फील्ड में देखें, चाहे जीव विज्ञान की बात करें जिसमें जीवित जंतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं उसको जीव विज्ञान बोला जाता है ना, जूलॉजी बोला जाता है। वृक्ष को पेड़ पौधों के बारे में अगर पढ़ेंगे, प्लांट्स से उसकी फिजियोलॉजी या एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, बॉटनी बोला जाता है ना, वनस्पति शास्त्र बोला जाता है। वैसे ही किसी भी चीज़ का अगर जब मछली पालन के बारे में पढ़ें अगर साइंटिफिक टर्म में, तो हम उसको पिसीकल्चर बोलते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वन के बारे में पढ़ रहे हैं, वन का कल्चर पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि पिसीकल्चर होता है ना, और भी एपिस कल्चर होता है जिसमें मधुमक्खी पालन होता है। तो वो सारे को पालना, कल्चर करना, इसके बारे में जब हम उसको साइंटिफिक टर्म में पढ़ते हैं, वैज्ञानिक भाषा में पढ़ते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, उसका एक अलग टर्म निकलता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वन को हम कैसे उगा सकते हैं, कैसे और अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं कि लोगों को नुकसान ना हो, वातावरण शुद्ध रहे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, सिल्वीकल्चर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस साल एग्रीकल्चर एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है ना। जैसा कि हमको पता है कि इस साल 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं जिसमें से एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट्री है। तो एग्रीकल्चर के भी कुछ कुछ टॉपिक्स हम क्लियर कर रहे हैं। तो अभी हम फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट मतलब वन, वन की खेती कहाँ हो रही है, यहीं पे हो रही है, इसलिए ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में कि सिल्वीकल्चर क्या होता है, वन संवर्धन क्या होता है। ऑप्शन में आपको बहुत सारा दिया रहेगा जिसमें से आपको सिर्फ ये टिक करना है, वन की खेती या वन को ग्रोथ करना, ठीक है, वन को अपने तरीके से मैनेजमेंट करना, उसको क्या बोला जाता है, वन संवर्धन बोला जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म देखेंगे जो इसी का प्रारूप है, जिसको क्या बोला जाता है, सिल्विक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, सिल्वीकल्चर मतलब एक टर्म था कि वनों को क्या कर रहे हैं, वनों को उगा रहे हैं, वनों की खेती कर रहे हैं, है ना भाई। तो हम सेकंड पॉइंट में क्या देखेंगे, सिल्विक्स। सिल्विक्स सरल भाषा में बोले तो सिल्विक्स क्या होता है, हम जैसे कि कोई किसी भी प्लांट को उगा रहे हैं, किसी भी पेड़ पौधे को उगा रहे हैं जंगल के प्रारूप बनाने के लिए, जंगल का क्षेत्र बनाने के लिए, तो सिल्विक्स का सिंपल मतलब यही होता है कि उस पौधे का, उस वृक्ष का जो आप वहाँ पे उगा रहे हैं उसके बारे में जानना कि वो वृक्ष क्या है। अब जैसे कि मैंने बोला कि सपोज़ आपका एक बागीचा है छोटा सा, जहाँ पे आपको सिल्वीकल्चर करना है, मतलब बहुत सारे पेड़ देखे होंगे ना, जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, आम का बागीचा है ना, आम का बागीचा सबने देखा होगा भाई, अंगूर का बागीचा होता है, आम का बागीचा होता है, जिस भी चीज़ का बागीचा होता है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे हमें आम की खेती करनी है ना, आम का बहुत सारा वृक्ष लगाना है, खेती तो हुआ। अब जहाँ पे बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ वृक्ष आ जाएगा, बहुत सारे एक बड़ा सा एरिया में जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ बहुत सारा पेड़ हमको लगाना है, ठीक है, बहुत सारा। तो यहाँ पे जो भी पेड़ हमको, जो भी वृक्ष हमको लगाना है, तो उस वृक्ष के बारे में जानना, उसका इतिहास जानना कि वो किस मिट्टी में उगेगा, कैसे हम उसका ग्रोथ या उसका जो उगने की कैपेसिटी है उसको और अच्छा कर सकते हैं, है ना भाई। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना क्या कहलाएगा, उसका सिल्विक्स कहलाएगा। नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लांट विच यू आर गोइंग टू ग्रो, ठीक है, वैसे प्लांट, वैसे वृक्ष जिसका आप खेती करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना, ठीक है। चलो, तो क्या देख रहे थे, सिल्विक्स। सिल्विक्स का अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ
that trees which we are going to culture is termed as what? सिल्विक्स। ऐसे वृक्षों की जानकारी रखना जिसको आप वन संवर्धन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, उगाने की प्रक्रिया को जारी करना चाहते हैं। तो उस वृक्ष का इतिहास, वो कैसे ग्रो होता है, किधर पे ग्रो होगा, कैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए, है ना भाई, वो भी तो देखना पड़ेगा। कि कोई भी एक, अगर कोई, जैसे कि मैंने बोला कि एक कोनिफर प्लांट होता है, जैसे कि आप पहाड़ी एरिया में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में देखेंगे कुछ इस तरीके के प्लांट जिसको क्रिसमस ट्री बोला जाता है। अगर आप नॉर्मली जो वहाँ वाला क्रिसमस ट्री यहाँ पे ग्रो करेंगे तो वो ग्रो करेगा क्या, वो उगेगा क्या? बिल्कुल नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है, वहाँ पे उसका जो वातावरण उसको चाहिए, वो वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट है। तो हमें ये देखना है कि अब जो पौधा जो ग्रो कर रहे हैं उसका इतिहास कैसा है, वो कैसे कंडीशन में ग्रो कर सकता है। तो सिल्विक्स का सिंपल यही मतलब है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब सिल्वी कल्चर में सिंपली हम क्या पढ़ते हैं, वनों का उगना या वनों का उत्पादन, जिसमें हम वनों की खेती करते हैं, उसको सिल्वी कल्चर बोला जाता है। सिल्विक्स में क्या होता है कि उसी वनों का, जिस वन को हम कल्चर करना जा रहे हैं, जिस वन की हम खेती करने जा रहे हैं, उसमें जो पौधा आप लगाने जा रहे हैं, जो वृक्ष आप लगाने जा रहे हैं, उस वृक्ष का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कल्चर कैपेसिटी कैसा है, कैसे वातावरण में वो उगता है, कैसी मिट्टी उसको चाहिए, ये सारी चीज़ों की स्टडी करना, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना ही क्या कहलाता है, सिल्विक्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो सकता है, क्वेश्चंस इन दोनों से बन सकते हैं। क्यों? कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिल्वी कल्चर अलग है, सिल्वी कल्चर सिल्विक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ये दोनों टर्म क्या है, अलग है, सेम नहीं है, है ना। सिल्वी कल्चर वन संवर्धन है, सिल्विक्स उस वन संवर्धन के लिए जिस वृक्षों का आप उत्पादन करने जा रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, सिल्विक्स बोला जाता है। तो जब क्वेश्चन में आएगा तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस डायरेक्ट तो पूछ भी नहीं सकते, अगर पूछा जाए तो इनडायरेक्टली पूछेगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए जब भी आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑटम टिंट। ठीक है, ऑटम थर्ड है क्या, ऑटम टिंट, ऑटम टिंट। ठीक है, ऑटम मतलब क्या होता है, शरद ऋतु, जैसे कि हमको पता है शरद ऋतु। ठीक है, सिंपल मीनिंग में हम बात करें तो ऑटम का मतलब क्या होता है, शरद ऋतु होता है। और टिंट मतलब क्या होता है, टिंट मतलब सिंपल होता है कलर या रंग। तो ऑटम टिंट को हम शरद ऋतु का रंग कह सकते हैं। अब आपको ये सोच में पड़ गए होंगे भाई कि ये रंग रंगोली इस फॉरेस्ट्री में कहाँ आ गया। बिल्कुल आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट्री क्या होता है, रंग ही तो है ना, हरे रंग का एक समूह है। ठीक है, तो शरद ऋतु में क्या होता है, सबको पता होगा कि शरद ऋतु में पतझड़ होता है ना। तो ऑटम में क्या होता है, ऑटम टिंट या शरद ऋतु का रंग क्या होता है, जब एक वृक्ष से, ठीक है, ये जो इसमें पत्तियां रहती है ना, तो ये पत्तियां जब झड़ने वाली रहती है, पतझड़ के मौसम में जब ये झड़ने वाली रहती है, तो जब ये झड़ने से पहले अपने कलर को चेंज करता है। ठीक है, इसके कलर में क्या होता है, भिन्नता आती है, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, जैसे अभी जब एक नेचुरल पेड़ रहेगा जो मैच्योर रहेगा, जिसमें पत्तियां झड़ने की अभी कोई चांस नहीं है, तो उसका रंग कैसा रहेगा, हरा रहेगा, अलग कलर में रहेगा या दूसरे कलर रह सकता है। लेकिन जब पत्तियां झड़ने वाली रहती है ना, जब झड़ने का कगार आ जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है। सबने देखा होगा शरद ऋतु में, पतझड़ के मौसम में पत्तियां कैसी हो जाती, पीली हो जाती हैं, तो कभी कुछ फेडेड कलर हो जाते हैं, भूरे कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑटम टिंट का मतलब है सिंपल शरद ऋतु में का रंग, मतलब शरद ऋतु में जब पत्तियां झड़ना स्टार्ट होती हैं और नए पत्तियों का आगमन होता है ना, जब पत्तियां झड़ती हैं उसके बाद नए पत्ती आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो पत्तियां झड़ने वाली रहेगी, ठीक है, तो
उसका कलर कैसा है, कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर साइंटिफिक में हम पत्तियों का झड़ना देखें, ठीक है, पत्ती का झड़ना, कि पत्ती झड़ रहा है, मैंने बोला हम साइंस पढ़ रहे हैं, है ना, तो साइंस में कुछ भी टर्म सिंपल तो होगा नहीं भाई, हम यहाँ इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, साइंस पढ़ रहे हैं। तो पत्ती का झड़ना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ऑफ लीव्स, है ना। पत्तियों में क्या होता है, ये एक तरीके का नेक्रोसिस को हम ये बोल सकते हैं कि दो कंडीशन में हो सकता है, या तो किसी चीज़ का उसमें कमी हो, उस वृक्ष में किसी कंडीशन में कुछ कमी हो तो नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब पत्तियों का झड़ना किसी भी सिचुएशन में हो सकता है नेक्रोसिस, चाहे उसका उम्र हो गया है ना, वृक्ष जब अपनी पत्तियों को झड़ाना स्टार्ट करता है तब वो पत्ती क्या होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, इसलिए वो पत्ती अपने वृक्ष से क्या होता है, झड़ जाता है। तो नेक्रोसिस किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑटम टिंट में हम ये देखते हैं कि जब पत्ती, वृक्षों से जब पत्तियाँ झड़ना स्टार्ट होती है तो उसका कलर कैसा है, ठीक है, कौन से कलर में है, किस टाइप का कलर वो बियर करके। अब यहाँ पे आपको एक डाउट हो रहा होगा कि भाई हम यहाँ पे कलर क्यों देख रहे हैं, पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ तो झड़ेगी, ठीक है। कलर हम यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं कि किसी भी वृक्ष में, सपोज मैंने आम बोला, ठीक है, तो आम की पत्तियाँ अगर नेचुरल तरीके से उसमें पतझड़ हो रहा है ना, कि कुछ उसमें डेफिशिएंसी नहीं है उस पेड़ में और नेचुरली वो क्या कर रहे हैं, अपने पत्तियों को झड़ा रहे हैं, तब उसका कलर कैसे रहेगा, नॉर्मली आपने देखा होगा पीले रंग का रहेगा, है ना, पीले रंग का रहेगा, ठीक है, पीला रंग रहेगा। लेकिन जब वो पत्ती किसी कमी के कारण, उस वृक्ष में किसी कमी के कारण अगर वो पत्तियां झड़ रहा है तो उसका कलर क्या रहेगा, अलग रहेगा, मतलब हरा रहेगा या बीच बीच में कुछ और कलर रहेगा, एक स्पॉट एक दाग टाइप का कलर रहेगा कि हरा पत्ती है, उसके बीच में भूरे कलर का कुछ दाग है या कुछ और कलर का कुछ दाग है, मतलब वो वृक्ष कैसा हो रहा है, उसमें कुछ कमी है, बीमारी है उसको किसी तरह का। भाई ये भी तो जीवित चीज़ है ना, जिंदा है ना वृक्ष, तो उसमें भी क्या होता है, बीमारी होने के चांसेस हैं। तो इससे देख के ये पता लगाया जाता है कि उस पर्टिकुलर वृक्ष में या उस पर्टिकुलर वन के क्षेत्र में, उस वन में कोई बीमारी तो नहीं है ना। तो उस चीज़ों का एनालाइज कहाँ से किया जाता है, ऑटम टिंट से किया जाता है। ये एक टर्म दिया गया है ऑटम टिंट, ज़रूरी नहीं है कि शरद ऋतु में ही पतझड़ हो, किसी भी कंडीशन में हो सकता है कुछ बीमारी के कारण, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का ज्ञान रखना ऑटम टिंट कहलाता है, ठीक है। मतलब ऑटम टिंट में क्या होता है, जब पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं अपना कलर चेंज करके, जब झड़ने के कगार में आ जाती हैं तो उसमें क्या होता है, उसका रंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, ऑटम टिंट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये आप देख लीजिएगा। ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं बोल सकती, बट आगे जब हम फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे, वानिकी के बारे में जब हम लोग बेसिक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सिल्वीकल्चर पढ़ें या और भी कोई टॉपिक पढ़ें, तो उसमें ये सारे टर्म आ सकते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी मैं आपको इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, प्रॉपर जो आपके टॉपिक हैं उसमें मैं नॉर्मल लैंग्वेज तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉरेस्ट्री का ही लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगी ज़्यादा से ज़्यादातर, है ना। तो आप लोगों को वो सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ऑटम टिंट बोल दी तो आपको कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि ऑटम टिंट क्या होता है। कोपाइस बोल दी तो आपको पता होना चाहिए कि कोपाइस का मीनिंग क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं आज ये पूरा टर्मिनोलॉजी बना रही हूँ, और टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांसेस हैं कि ये क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज मैंने कोपाइस बोला या पोलार्डिंग बोला तो वो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके बारे में डायरेक्ट आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसलिए टर्मिनोलॉजी को बनाना ज़रूरी था। अगर मैं ये टर्म्स बीच बीच में इस्तेमाल करती जब पढ़ाने के टाइम पे, तो हो सकता है वो चीज़ आपको, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, या वो टर्म आप जल्दी से याद ना रख पाएँ। इसलिए सारे टर्म्स अभी ध्यान से पढ़िए और प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए और प्रॉपर इसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके, चलते हैं अपने थर्ड टर्म की तरफ। तो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म होता है बोल। क्या, बोल, गाना वाला बोल नहीं है ना, या बोलने वाला बोल नहीं है, इसका मतलब होता है बोल। अभी बताऊंगी कि क्या होता है। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है ठुंड। ठुंड, ठुंड मतलब क्या, सपोज ये खेत है, धान का खेत हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर खेत वाले एरिया में गए होंगे तो नॉर्मल सब ने देखा होगा
ये धान है, धान की खेती हो रही है, ठीक है। जब धान पक जाता है उसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है, तो कैसे काटते हैं? कुछ इस तरीके से काटते हैं, मतलब खेत में उसका ऊपर पोर्शन तो काट देते हैं, लेकिन उसका कुछ पोर्शन क्या करते हैं, कुछ भाग खेत में ही छोड़ देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? ठुंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम अभी वृक्षों की ठुंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये वृक्ष हो गया, ठीक है। तो इसका ये जिसको मुख्य तना बोलते हैं, मुख्य तना, क्या? मुख्य तना या मेन स्टेम, ठीक है। मुख्य तना या मेन स्टेम, इसी को क्या बोला जाता है? बोल, ठीक है। अगर हम वानिकी की भाषा में बोलें तो मुख्य तना या मेन स्टेम को क्या बोला जाता है? बोल बोला जाता है या ठुंठ बोला जाता है, ठीक है, मुख्य तना को, ठीक है। इज इट क्लियर? किसी भी वृक्ष में आपने देखा होगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया रहता है, इस तरीके का स्टेम रहता है, बड़ा सा, ऊपर से पतला, नीचे से क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? बोल। क्या बोला जाता है? बोल। गाना वाला बोल या बोलने वाला बोल बिल्कुल नहीं समझिएगा इसको, ये इंग्लिश टर्म है बोल, इसका हिंदी टर्म ठुंठ होता है, ठीक है। तो मुख्य तना किसी भी वृक्ष का मेन पार्ट, ब्रांचेस को नहीं गिन रहे हैं हम अभी, ठीक है, उसका मुख्य तना है ना, जो ऐसे मोटा सा रहता है, ठीक है, जिससे बहुत सारे तनाएं निकली रहती हैं, उसी को मुख्य तना बोला जाता है। तो मुख्य तना मतलब बोल या मेन स्टेम, ठीक है, मेन स्टेम, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? बोल बोला जाता है। बोल से ही रिगाह के आगे हम इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो बोल को सबसे पहले समझना कि बोल क्या होता है, ठीक है। तो बोल किसको बोला जाता है? मुख्य तना को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद एक फोर्थ टर्म की बात करें हम तो टॉपर, TOPER, टॉपर। टॉपर प्रथम श्रेणी वाला नहीं है ना, टॉपर यहाँ पे एक टर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बोल रहता है, जो ठुंठ रहता है, वो कैसा रहता है? सबने देखा होगा कि वृक्ष में कैसा रहता है, ऊपर से पतला होते हुए जब वो ज़मीन की तरफ आता है तो अपना आकार कैसा कर लेता है? मोटा कर लेता है, ठीक है। ऊपर से पतला होते हुए, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर सबने वृक्ष तो देखा ही है ना भाई। तो वृक्ष में कैसा रहता है? हमेशा ऊपर का पोर्शन क्या रहता है? ऊपरी भाग क्या रहता है? पतला रहता है मुख्य तने का, और जब वो नीचे की ओर आता है तो उसका जो तना है वो कैसा होता जाता है? मोटा होता जाता है, कुछ इस तरीके से। बस इसी को क्या बोला जाता है? टॉपर बोला जाता है। मतलब टॉपर मतलब ऊपरी भाग का मोटाई तथा ऊपरी भाग का पतला होना तथा निचले भाग का मोटा होना। अब आपको इसमें प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि टॉपर का मीनिंग, टॉपर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देगा कि ऊपरी भाग का पतला होना तथा निचली भाग का मोटा होना, ये एक ऑप्शन दे सकता है। दूसरा ऑप्शन दे सकता है ऊपरी भाग का मोटा होना तथा निचली भाग का क्या होना? पतला होना। हाँ, एक ऑप्शन और दे सकता है कि ए और बी दोनों, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है दोनों में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है? आपको चुपचाप ये लगा देना है कि टॉपर का मतलब होता है ऊपरी भाग का पतला होना और निचली भाग का क्या होना? मोटा होना, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? टॉपर बोला जाता है। मतलब बोल से रिलेटेड हमने बोल तो देख लिया कि मुख्य तना को बोल बोला जाता है, उसी से रिलेटेड टॉपर भी देख लिया। टॉपर मतलब ऊपरी भाग का पतला होना और निचली भाग का मोटा होना, इस तरीके का आकार, इसको बोला जाता है क्या? टॉपर, ठीक है। इज इट क्लियर? अब एक और चीज़, ये तो हमने बोल से रिलेटेड, बोल से मुख्य तना देख लिया। अभी हम देख रहे हैं वृक्ष का, ज़्यादातर बोल सकते हैं कि एक भाग देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक वृक्ष का संरचना बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सुंदर वाला चित्र बना लीजिएगा, ठीक है।
कुछ इस तरीके का वृक्ष है ना, फल भी उगा देते हैं भाई इसमें, ठीक है। ठीक, तो ये क्या था, एक वृक्ष है। तो मैंने बोल क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इससे। अगर आया तो इसमें कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो मुख्य भाग है ना, मुख्य तना, मुख्य तना को क्या कहा जाता है, बोल, मेन स्ट्रीम है ना भाई, मेन स्ट्रीम। यहाँ पे मैं आपको जितने भी अभी जो लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें पूर्णतः कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी में भी सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ और टर्म्स को भी हिंदी में बताऊँ। अगर टर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य तना क्या हुआ, बोल। मेन स्ट्रीम किसको बोला जाता है, बोल को। बात करेगा टॉपर की, है ना भाई, टॉपर। कुछ इसको पतला कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊपर से पतला है और नीचे से क्या है, मोटा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टॉपर, ठीक, क्या बोलेंगे, टॉपर। इसके बाद हम जो पांचवा टर्म पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है, क्राउन। क्राउन, क्राउन का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज, है ना, ताज, हाँ वही ताज पोशी वाला ताज, ठीक है। क्राउन मतलब वृक्ष हम पढ़ रहे हैं तो वृक्ष का ऊपर भाग, जो वृक्ष का ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये गोल गोल जिसमें पत्तियां रहती है, उसी को क्या बोला जाता है, क्राउन, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, क्राउन। मतलब जो स्ट्रक्चर मुख्य तना के ऊपर से एक आकार देता है वृक्ष को। ऐसे में अगर ये छोड़ दें, हम इसको ऊपर का हिस्सा ना रहता, हम उसको वृक्ष बोलेंगे क्या, नहीं, उसको तो सिर्फ ठुंठ बोलेंगे। लेकिन जब इस मुख्य तना के ऊपर होते हुए वृक्ष को एक वृक्ष का आकार देता है, ठीक है, वृक्ष का एक आकार देता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है क्राउन। मतलब एक वृक्ष का ताज, ठीक है। एक वृक्ष है, वृक्ष को हम वृक्ष कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर का ताज, हम मेन चीज़ वही देखते हैं ना भाई। अगर किसी भी पेड़ के बारे में देखें या वृक्ष को देखें तो सबसे पहले क्या दिखता है, उसका ऊपर वाला भाग, है ना। तो क्या हो गया, वही तो उसका राजा है, ठीक है। तो ये क्या है, वृक्ष का क्राउन, वृक्ष का ताज, ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है, ठीक है। ये डायग्राम आप इस तरीके से अपने कॉपी में बना लीजिए, जिससे आपको देखने में ही सारी चीज़ें याद हो जाएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। वृक्ष के बारे में अगर हम बोले तो वृक्ष में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, मुख्य तना जिसे बोल कहा जाता है, टोपर पढ़ेंगे जो मुख्य तने का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मुख्य तने का विवरण कर रहा है कि मुख्य तना कैसा होता है, ऊपर से पतला नीचे से मोटा, तब हम उसको टर्म क्या देंगे, टॉपर। ऊपर वाला भाग जो वृक्ष का क्या होता है, ताज होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, क्राउन, ठीक है। तो ये तीन टर्म आपको मोस्टली याद रखने हैं। तो आप इस तरीके से डायग्राम के बेसिस में बना के आप याद रखेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्राउन, ये क्राउन, ये मुख्य तना और ये टोपर जिसमें ऊपर से पतला और नीचे से क्या होता जाता है, कंसिस्टेंटली मोटा होते जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, क्राउन देखा, ठीक है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप दूसरे जगह पे घूमने जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके का वृक्ष दिखता है ना। कुछ वृक्ष का आकार गोलाकार रहता है, घना एकदम गोल रहता है। कुछ वृक्ष का आकार कैसा रहता है, जैसे अशोक पेड़ कैसे रहता है, ऐसे उठा हुआ, है ना, ऐसे ऐसे कोनिकल शेप, इस तरीके का रहता है कि नहीं रहता भाई। अगर हम क्रिसमस ट्री के बारे में बात करें तो वो भी कुछ इस तरीके से दिखता है। कुछ वृक्ष कैसे दिखता है, ऐसे, है ना। कुछ वृक्ष कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। तो बस ये क्या है, ये जो हम वृक्ष देख रहे हैं भाई, मुख्य तना तो सबका समान है, इसका भी वैसे ही रहेगा, इसका भी वैसे ही रहेगा, इसका भी वैसे ही रहेगा। इसमें असमानता किसमें है, तो उसके क्राउन में, है ना। अगर मैं आपको तीन वृक्ष दे दूं और बोलूं कि बताओ इसमें क्या असमानता है, तो आप इसके इस वाले पोर्शन को तो बोल को तो नहीं देखेंगे, आप इसका कौन सा पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन देखेंगे ना, जिसको क्राउन बोला जाता है। तो बस अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्राउन, कि जो क्राउन होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। रहने के लिए तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग ज़्यादातर जो मेन देखते हैं वो तीन तरीके के क्राउन को देखते हैं।
ठीक है, कितने तरीके का देखते हैं? 3 तरीके का देखते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है, ठीक है, जिसमें पहला होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, क्या होता है? सिलेंड्रिकल, जिसे बेलनाकार भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं हम? दूसरा देखते हैं कोनिफर, जिसे शंकुधर बोला जाता है। ठीक है, तीसरा हम क्या देखते हैं? सर्कुलर या स्फेरिकल, जिसे गोलाकार भी कहा जाता है ना भाई? ठीक है, तो अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करूं तो सिलेंड्रिकल वृक्ष कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वृक्ष कैसे दिखेगा? कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वृक्ष कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ऐसे वृक्ष तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। नीलगिरी का वृक्ष हो गया, ऐसे दिखेगा। अशोक पेड़ जो होता है उसका वृक्ष ऐसे दिखेगा, है ना? तो हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं फिनिक्स। फिनिक्स जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो फिनिक्स के जितने भी पौधे, हमने सिर्फ यहाँ पे अपने तरीके से एक एग्जाम्पल लिया। आप अपने तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो फिनिक्स से रिलेटेड जितने भी पौधे रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सिलेंड्रिकल रहते हैं। ठीक है, बात करें अगर कॉनिफर्स की, तो कॉनिफर मतलब शंकुधर। शंकुधर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो शंकुधर या कॉनिफर्स के जितने भी पौधे हैं वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? हिली एरियाज में, है ना? माउंटेन, पहाड़ वाले जगहों पे ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके का रहता है शंकुधर? कुछ इस तरीके का वृक्ष रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का रहेगा। कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, तो जितने भी कोनिफर्स है, शंकुधर हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है? शंकुधर। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है, चीड़ का हो गया, चीड़ का पौधा भी कैसा रहता है? शंकुधर होता है ना? एग्जाम से पूछा जाता है, आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कोई भी एक पौधा पूछे, जैसे मैंने बोला आम पूछ दिया कि आम का पौधे का जो क्राउन पोर्शन होता है वो कैसा रहता है, तो आपको अपने दिमाग में वो इमेजिनेशन रखना होगा कि गोलाकार होता है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, पर ज़्यादातर क्वेश्चन कोनिफर और सिलेंड्रिकल बेलनाकार से बनने के ज़्यादा चांसेस है, तो इन दोनों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बेसिक पौधे जितने भी रहते हैं वो तो गोलाकार ही रहते हैं। ठीक है, तो अब गोलाकार कैसा दिखेगा? गोलाकार कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, इस तरीके का दिखेगा ना भाई? इसमें आपके नॉर्मल प्लांट जो अपने अपने दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे पौधे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सपोज मैंगो, आम का वृक्ष, ठीक है, बनियान ट्री, या जिसको क्या बोला जाता है? बरगद का वृक्ष, है ना? और क्या देख सकते हैं? तो पीपल का वृक्ष। तो ये सारे वृक्ष कैसे रहते हैं? स्फेरिकल, गोलाकार में रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी आपको वृक्ष का एक नाम दे दिया और आपको बताना रहेगा कि इस वृक्ष का क्राउन कैसे आकार में रहता है। तो आपको वो इमेजिनेशन करना है, आपको वो सोचना है कि वो कैसा रहता है। टर्म्स तो आपको पता है, सिलेंड्रिकल, कोनिफर और स्फेरिकल। बेसिकली अगर क्वेश्चन देगा तो इसी से देगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो पढ़ेंगे वो अलग टाइप का रहेगा, तो वो ज़्यादातर ध्यान पे नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिलेंड्रिकल बेलनाकार तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, कोनिफर कैसा रहेगा? कुछ त्रिभुजाकार जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, और स्फेरिकल कैसा रहेगा? जिसका ऊपर वाला पोर्शन गोलाकार रहे, गोला रहे। ठीक है, तो ये थे बेसिक क्राउन के प्रकार। इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डे टू डे लाइफ में भी देखने के लिए भाई। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टर्म की बात करें तो हम नेक्स्ट टर्म का देखते हैं स्टैंड। ठीक है, स्टैंड क्या होता है? स्टैंड, सेवेंथ, क्या? स्टैंड।
स्टैंड मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म में बताऊं तो एक जैसे वृक्षों का समूह। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज। और यहाँ पे सिमिलैरिटी किससे देख रहे हैं, तो उसके क्राउन से, है ना भाई, उसके ताज से। सिमिलैरिटी हम कैसे देखेंगे कि वो वृक्ष सिमिलर है या नहीं, कैसे देखेंगे, उसके क्राउन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टैंड का मतलब सिंपली अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो क्या रहता है, खड़ा होना, खड़ा रहना, कि वृक्ष कैसे खड़ा है। ठीक है, जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में एक क्या बोल सकते हैं, उस वन में जो वृक्ष का जो ग्रुप है वो कैसा है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो जो स्टैंड होता है वो एक जैसे वृक्षों का क्या होता है, समूह। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज कुछ जगहों में कुछ इस तरीके का है सपोज। ठीक है, एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में मैंने बोल दिया कि कुछ ठीक है, कुछ इस तरीके का हो गया। तीसरे ग्रुप में मैंने क्या बोल दिया कि सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके का वृक्ष है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप हो गया। आप ग्रुप को अपने अकॉर्डिंग नंबर का कर सकते हैं भाई, मैं यहाँ पे 3 ही ली हूँ। ठीक है, ये ग्रुप बी हो गया और ये क्या हो गया, ग्रुप सी। ठीक है, तो ये कैसे दिख रहा है, एक जगह पे एक तरीके के वृक्ष हैं, स्फेरिकल है ना, गोलाकार। एक तरफ में शंकुधर, जितने भी कोनिफेरस पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो एक जगह पे है। और ग्रुप सी में क्या है, जितने भी सिलेंड्रिकल पौधे हैं वो एक जगह में हैं। तो ये क्या बना रहा है, एक सिमिलर, एक सामान्य ग्रुप का क्या बना रहे हैं, सामान्य वृक्षों का एक ग्रुप बना रहे हैं ना, एक ग्रुप बना रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि आप भी अपने कॉलेज में हो या अपने स्कूल में रहें तो एक आपका ग्रुप रहता है, हर किसी का क्या रहता है, एक ग्रुप रहता है ना। उस ग्रुप का एक नाम दिया जाता है कि ये ग्रुप का इतने सारे ग्रुप, डांसिंग ग्रुप मान ले तो ये ग्रुप का ये नाम डायमंड ग्रुप, ये ग्रुप का गोल्डन ग्रुप, ये ग्रुप का और कुछ नाम है ना। तो यहाँ पे भी एक नाम है, ये स्फेरिकल, ये सिलेंड्रिकल, ये क्या है, कोनिफर्स। तो ये सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रीज, एक जैसे वृक्षों का समूह। ठीक है, एक जैसे वृक्षों का समूह क्या कहलाता है, तो एक जैसे वृक्षों का समूह कहलाता है स्टैंड। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे स्टैंड के बारे में क्यों बताया, क्योंकि आगे चल के हम क्या देखने वाले हैं, वृक्ष का सिंपल डेफिनेशन देखने वाले हैं, कि फॉरेस्ट का सिंपल डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो फॉरेस्ट क्या होता है, सिंपल टर्म में फॉरेस्ट क्या होता है, तो हमारा 8वां टर्म है फॉरेस्ट। ये टर्म बोला जाए तो इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं बोल सकती कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फॉरेस्ट क्या है, वन क्या है, लेकिन समझने के लिए आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, वानिकी पढ़ रहे हैं, तो हमको जानना ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट क्या होता है, इसी स्टैंड का एग्रीगेशन, इसी स्टैंड का एग्रीगेशन। अब स्टैंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज, एक जैसे वृक्षों का समूह स्टैंड कहलाता है। लेकिन वन में ऐसा तो है नहीं ना कि एक वन है जिसमें सिर्फ आम ही आम है या जिसमें सिर्फ कोनिफर्स ही कोनिफर्स हैं। भाई वो तो बहुत तरीके के वृक्ष हो सकते हैं कि नहीं, एक वन में बहुत तरीके के वृक्ष हो सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, सारे वृक्षों का समूह। सिंपल टर्म, सारे वृक्षों का समूह। बहुत सारे वृक्ष एक जगह पे क्या हो गए, उग गए, है ना। एक सपोज मैं बोली कि 10 एकड़ एक ज़मीन है, 10 एकड़ का है या 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो उस जगह पे क्या हो गया, बहुत सारे वृक्ष क्या हो गए, ग्रो हो गए, उग गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेस्ट बोलेंगे। और सपोज कोई एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे
5 एकड़ में सिर्फ कोनिफर्स हैं, फिर 5 एकड़ में कुछ और हैं, तो उस पर्टिकुलर 5 एकड़ को हम क्या बोलेंगे, एक वृक्ष का क्या बोलेंगे, स्टैंड बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। स्टैंड मतलब एक जैसे वृक्षों का समूह। हम समूह को कैसे देख रहे हैं, उसके क्राउन से देख रहे हैं। ठीक है, वहीं पे फॉरेस्ट क्या होता है, इन सारे स्टैंड का सारे वृक्षों का समूह क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हमारा जो 9वां टर्म है, देखिए अभी हम जो अपने टॉपिक है उसको स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि हम, जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, बोल के बारे में बताया, बोल के बाद टॉपर के बारे में बताया, टॉपर के बाद स्टैंड के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कोपाइस, कि कोपाइस क्या होता है। तो हमारा 9वां टॉपिक, 9वां हेडिंग क्या है, 9वां टर्म क्या है, कोपाइस। इसको हिंदी में हम कटाई कह सकते हैं। ठीक है, कटाई कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कटाई जो टर्म है वो बेसिकली फॉरेस्ट लैंग्वेज का टर्म हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन कोपाइस को हिंदी में भी कोपाइस ही कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोपाइस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि कई जगहों पे वृक्ष कैसे काटे जाते हैं। कुछ इस तरीके का वृक्ष है, कुछ इस तरीके का वृक्ष है। ठीक है, यहाँ से उग गया है भाई ये। ठीक है, सपोज हमें वृक्ष का जरूरत है, तो उस वृक्ष को, ये मैं आपको फॉरेस्ट्री का मैनेजमेंट का टर्म बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। वृक्ष को काट देने से डायरेक्ट हम वृक्ष को काट के उसको निकाल दें, चल रहा है ना। ठीक है, तो वृक्ष को पूरा काट के अगर हम निकाल दें, यहाँ से जड़ से काट दें, तो क्या होगा ये वृक्ष पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, फिर उसमें दोबारा वृक्ष का आगमन नहीं होगा। तो कोपाइस क्या होता है, फॉरेस्ट्री में मैनेजमेंट का टेक्निक है कि करीब 1 फीट को छोड़ के ऊपर से कटाई किया जाता है। करीब 1 फीट को छोड़ दिया जाता है, फिर ये वाला पोर्शन कट दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, फिर इसको इसलिए छोड़ा जाता है, फिर कुछ दिन में यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरीके से पौधों का फिर से क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। सिंपल टर्म में इसी को क्या बोला जाता है, कोपाइस, जिसमें लगभग 30 फीट के आसपास क्या कर दिया जाता है, लगभग 30 फीट या 30 सेंटीमीटर, जिसमें सिर्फ 1 फीट या लगभग 30 सेंटीमीटर के ऊपर तक कटाई करके उस पोर्शन को अपने यूज़ के लिए रख लिया जाता है। और ये जो बचा वाला पार्ट है, उसमें से फिर से जब उसको अपने अकॉर्डिंग अनुकूल वातावरण मिलेगा, तो उसमें से क्या होता है, फिर से उसका ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कोपाइस बोला जाता है। ठीक है, सिंपल टर्म है बट इम्पॉर्टेंट है ना। सिंपल टर्म है बट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम जब फॉरेस्ट्री की पढ़ाई अभी अपने टॉपिक में आएंगे, तो बहुत जगह पे हमको ये सारे टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ सारे टर्मिनोलॉजी में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, नहीं तो फिर आपको फिर से प्रॉब्लम होगा, है ना भाई। तो आगे देखते हैं हम। इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जो हम 10th टर्मिनोलॉजी के टर्म में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग को भी हम कटाई ही कहते हैं, कटाई का पार्ट है या टाइप है बोल सकते हैं। कोपाइस कैसा कटिंग है, जिसमें लगभग 1 फीट नीचे से छोड़ के ऊपर वाले भाग को काट के नीचे वाले भाग को मिट्टी में धंसा रहने देते हैं, ताकि उसमें जब अनुकूल वातावरण मिले, अनुकूल पानी मिले या टेम्परेचर मिले, ताप मिले, तो उसमें से फिर से तनाव का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने वृक्ष देखा होगा कि उसको काट के छोड़ दिया जाता है, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या था, कोपाइस। अब देखते हैं पोलार्डिंग। लेकिन ये वाले केस में भाई कितना ऊपर है, सिर्फ 1 फीट है ना। तो यहाँ पे जब पौधों का उगेगा, पौधे उगेंगे, तो इसको जानवर खा सकते हैं, है ना, जानवर तो खाएगा। तो इस केस में क्या हो सकता है कि इसको नुकसान पहुँच सकता है। तो इस कटाई का एक और टेक्निक रहता है, उसको बोला जाता है पोलार्डिंग। ठीक है, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो हम 10वां टर्म क्या पढ़ रहे हैं, पोलार्डिंग। पोलार्डिंग, पोलार्डिंग क्या होता है, जैसे कि एक कोई वृक्ष है,
ठीक है, इसमें भी सिंपली क्या हो रहा है, कटाई ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कटाई कैसे हो रहा है, करीब 8 से 9 फीट ऊपर, ठीक है, नीचे से देखें तो करीब 8 से 9 फीट क्या करते हैं, 8 से 9 फीट ऊपर से काटा जाता है। मतलब यहाँ से काट दिया, इधर वाले पोर्शन को अपने यूज़ के लिए रखे, और जो बचा वाला पोर्शन है जो लगभग 8 से 9 फीट क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा। और फिर जब इसमें ग्रोथ होगा तो ये क्या होगा, 8-9 फीट ऊपर होगा, है ना, 8 से 9 फीट ऊपर होगा। तो क्या होगा, जानवर इसे खाने में क्या रहेगा, कैपेबल नहीं रहेगा, जानवर लोग इसे खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जब ग्रोथ होगा तो क्या होगा, वो बचा रहेगा, ठीक है, दूसरे जानवरों से। इसी को बस पोलार्डिंग बोला जाता है, ठीक है, सिंपल मीनिंग, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट टर्म है, डिफरेंस भी पूछ सकता है इसमें कि कोपाइस और पोलार्डिंग में क्या असमानता है, तो आपको ऑप्शन में दे सकता है ये चीज़, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं जिसको हम कैनोपी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं, नेक्स्ट टर्म कैनोपी, जिसे वन मंडप भी कहा जाता है, वन मंडप। अब ये शादी वाला मंडप नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये कोई एक वन है, ठीक है, ये क्या है, जैसे कि एक कोई वन है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगे हैं। सपोज यहाँ पे कुछ कॉनीफेरस है ना, कुछ इस तरीके का है, कुछ और, मतलब ये ऊपर से देखा जा रहा है, भाई नीचे से तो हमको कैनोपी नहीं दिखेगा ना, तो इस तरीके के। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो लेयर ऑफ क्राउन्स दिखेगा फॉरेस्ट में, जब हम ऊपर से देखेंगे तो लेयर ऑफ क्राउन दिखेगा, ठीक है, जो क्राउन होते हैं उसके अलग अलग प्रकार लेयर दिखेंगे, उसी को क्या बोला जाता है, वन मंडप। जब हम किसी भी वन को ऊपर से देखेंगे, सबने देखा होगा, कुछ नहीं तो क्राइम पेट्रोल तो देखा ही होगा, आए दिन क्राइम पेट्रोल में क्या होता है, मार के फेंक दिया जाता है वनों में, तो ऊपर से वन का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ठीक है। तो कैसे दिखता है, ये वन का दिखता है, फिर यहाँ से कहीं से रिवर गुजरा हुआ रहता है, कुछ कुछ गुजरा हुआ रहता है। तो जब हम ऊपर से उसको देखते हैं तो कैसे दिखता है, एक मंडप की तरह दिखता है, मतलब उसका जो क्राउन वाला पोर्शन है वो कैसे रहता है, ऐसा उभरा वाला रहता है। तो जब ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, बस उसी को क्या बोला जाता है, कैनोपी, वन मंडप, ठीक है। सिंपल मीनिंग में इसको बोले तो लेयर ऑफ क्राउन इन फॉरेस्ट, वनों में जो क्राउन होता है उसका लेयर, अलग अलग तरीके का लेयर दिखता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैनोपी बोला जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, जो फॉरेस्ट के लिए हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी। दो तरीके के हम ऐसे टर्म देखेंगे जो क्या होता है फॉरेस्ट के लिए, एक तो क्या होता है, एक टर्म अच्छा होता है और दूसरा टर्म क्या होता है, बुरा होता है। उसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। सिंपल टर्म है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। डिफॉरेस्टेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो वन उन्मूलन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन मतलब वनारोपण, ठीक है भाई, वनारोपण। डिफॉरेस्टेशन सिंपल मतलब वनों की कटाई, ठीक है। डी मतलब क्या, हटाना, मतलब फॉरेस्ट को काट करके क्या कर देना, हटा देना, उसको क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब आपको दया आ गया कि अरे यार वनों की कटाई हो रही है और एनजीओ वाले क्या करते हैं, वृक्ष लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एफॉरेस्टेशन, वनारोपण। अब बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिफॉरेस्टेशन का क्या डिसएडवांटेज होता है, क्या हानि हो सकता है। सबको पता है कि वृक्ष को काटने से क्या होगा, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, वातावरण में प्रदूषण का मात्रा बढ़ जाएगा, बहुत खतरनाक गैसेस हैं उसका मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसी के कारण ना हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, वनों की कटाई ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वातावरण में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण गर्मी बढ़ते जा रहा है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि जो
पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, वही वर्षा लाने में उपयोगी रहते हैं। तो जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, वर्षा होने में उतनी कमी आती जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, एक हानि है, ठीक है। लेकिन एफॉरेस्टेशन क्या है, लाभदायक है ना। भाई हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पे ग्रो हो रहा है और ज़्यादा, तो वहाँ का वातावरण क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, ठंडकता है ना। नॉर्मल देखेंगे तो अगर हम ठंडी जगह में जाए, पहाड़ी एरियाज़ में, तो वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होने के कारण क्या होता है, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो वनारोपण सिंपल मतलब है, डिफॉरेस्टेशन मतलब वन उन्मूलन, वनों की कटाई। एफॉरेस्टेशन मतलब वनारोपण, फिर से वृक्ष को लगाना, एफॉरेस्टेशन कहलाता है। सिंपल टर्म है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे चले, चलो अपन नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, क्या नेक्स्ट टर्म देखते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सैल्वेज कट। सैल्वेज कट, सैल्वेज कट मतलब, सैल्वेज मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि सैल्वेज मतलब चुन चुन के, है ना। सैल्वेज मतलब चुन के। अब चुनने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे बहुत सारा जंगल है, एक जंगल है। अब जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, सपोज जंगल है ना भाई, तो यहाँ पे बहुत सारे वृक्षों को कुछ बीमारी भी हो सकता है, कुछ किसी दूसरे इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वृक्षों को काटना, ठीक है, ऐसे वृक्षों को काटना जो किसी तरीके से क्या है, किसी भी जानवर, किसी भी डिसीज़ से इन्फेक्टेड है या किसी भी इंसेक्ट से क्या है, इन्फेक्टेड है, तो वैसे वृक्ष को काट देना और दूसरे वृक्षों से, उस वृक्ष से क्या करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ पे बहुत सारा वृक्ष है, ठीक है, और इस वृक्ष को सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया है या किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़ हो गया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोरोना फैला हुआ है ना, एक जन से क्या हो रहा है, सबको कोरोना हो रहा है। वैसे ही भाई यहाँ पे भी तो हो सकता है कि इसको इन्फेक्शन हो गया तो सारे वृक्षों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस वृक्ष को उस फॉरेस्ट से काट के हटा देते हैं, जिससे दूसरे वृक्षों का क्या होता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। बस उसी को क्या बोला जाता है, सैल्वेज कट या सैल्वेज कटिंग, ठीक है। Harvesting trees that are infected by insect or disease to protect the rest of the forest stand. Harvesting trees that are infected by insect or disease to protect other trees is termed as what, सैल्वेज कटिंग। सिंपल मीनिंग है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि सैल्वेज कटिंग क्या होता है। तो ऐसे वृक्ष को काट के हटा देना जो क्या है, इन्फेक्टेड है, डिसीज्ड है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सैल्वेज कटिंग। सिंपल है, याद रखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे एक और टर्म की, जो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग एक नाम है जिसको बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को सॉल्ट लविंग, लवण प्रिय कहा जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्र में नमक का ज़्यादा परसिस्टेंस रहेगा, उस एरिया में नमक का क्वांटिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो उस एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट का ग्रोथ ज़्यादा होगा। इसी मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक और टर्म दिया गया है जिसको बोला जाता है हेलोफाइट्स। मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट में जितने भी वृक्ष उगेंगे उस वृक्ष को हम हेलोफाइट्स बोलेंगे। हेलो मतलब सॉल्ट और फाइट मतलब प्लांट्स, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में जितने भी वृक्ष रहेंगे उसे हेलोफाइट बोला जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसी जगह में उगते हैं जहाँ पे लवण ज़्यादा रहता है, कोस्टल एरियाज़ रहता है, ठीक है, उसको तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है,
हेलोफाइट्स। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म क्या रहता है, नेक्स्ट टर्म में हम आते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या है, लास्ट हमारा टर्म है आज का, जिसको बोला जाता है क्या, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। अब डेंड्रोलॉजी में डेंड्रफ नहीं समझिएगा, ठीक है। डेंड्रोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज। हिंदी में देखे को वृक्षों का, ठीक है। तो डेंड्रोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज या वृक्षों का विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। इसी को और क्या बोला जाता है, जाइलोलॉजी, ठीक है। जाइलोलॉजी मतलब कोई भी वृक्ष जिसका हम साइंटिफिक टर्म में पढ़ाई कर रहे हैं, साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में पढ़ रहे हैं जिसको, उसको क्या बोला जाता है, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। तो डेंड्रोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज या वृक्षों का विज्ञान, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक भाषा में पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी बोलेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में पढ़ा कि कोपाइस क्या होता है, पोलार्डिंग क्या होता है, ऑटम टिंड क्या होता है, बोल क्या होता है। इसलिए क्योंकि जब हम आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे, आगे का अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे और उस टाइम पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो, इसलिए सारे टर्मिनोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो आप इस सारे टर्म को ध्यान से पढ़िए और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्वीकल्चर, जो कि आपके टॉपिक का, जो कि आपके सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सिल्वीकल्चर क्या होता है, उसके सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उसके बारे में हम अपना पढ़ाई करेंगे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।